ना हो तो अपने घरों से लोग बाहर ना निकले, लेकिन यहाँ मद्रास हाईकोर्ट के बाहर जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हैं और सीए का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि ये सीए को लेकर ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं बेंगलुरु में रुके कांग्रेस के बाकी विधायकों ने कांग्रेस के नेताओं से सुरक्षा की मांग की है। बाकी विधायकों ने कर्नाटक के डीजीपी को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी। आज सुबह ही दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ बेंगलुरु में होटल के बाहर जाकर हंगामा करते नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटाया था। तो सुबह की तस्वीर वो जब दिग्विजय सिंह वहां पहुंचते हैं, उनके साथ और भी नेता वहां पहुंचे थे और उन सब का ये कहना था कि जो बाकी विधायक हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि कुछ से उनकी बात भी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि उनको बंधक बना के रखा गया है। वो चाहते हैं कि वो उनसे मिले क्योंकि वो उनके वोटर है। तो एक तरीके से दिग्विजय सिंह पूरी कोशिश में लगे हैं कि बाकी विधायकों से उनकी मुलाकात हो। इन सबके बीच बाकी विधायक जो है उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि वो फिलहाल अब किसी के दबाव में नहीं आए, यहाँ पर बंधक नहीं है और यहाँ से दिग्विजय सिंह को चले जाना चाहिए। और साथ ही साथ अब वो सुरक्षा की मांग की बात भी कर रहे हैं कि अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो फिर वो आ भी सकते हैं। वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस के बाकी विधायकों ने दिग्विजय सिंह से मिलने से इनकार कर दिया। एक वीडियो उन्होंने जारी किया और बाकी विधायकों ने इस वीडियो में कहा कि वो लोग दिग्विजय सिंह की वजह से ही भोपाल छोड़कर बेंगलुरु आए हैं। दल सिंह कंसाना एमएलए सुमावली जिला मुरैना, हम लोग अपने मर्जी से स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं। हमें अभी कुछ लोगों के माध्यम से ये पता लगा है कि हमारे मध्य प्रदेश के कुछ नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी और हमारे माननीय कुछ विधायक साथी आए हुए हैं। हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। एक साल से हमने काफ़ी बात सब लोगों से कर ली और एक साल से जब इनने हमारी नहीं सुनी तो अब एक दिन में ये क्या सुन लेंगे हमारी बात। इसलिए मेरा मीडिया के माध्यम से यही कहना है कि हम किसी से नहीं मिलना चाहते। हम अपनी स्वेच्छा से आए, अपनी स्वेच्छा से जाएंगे। मैं कमलेश जाटव विधानसभा अंबा से हूँ। हम लोग बेंगलोर में आए, अपनी स्वेच्छा से आए हैं और अपनी स्वेच्छा से ही जाएंगे। और ये बताया गया है कि आज कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता और मंत्री वगैरह जो आए हैं, मेरा तो ये कहना है कि अब ये फालतू का परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों आ रहे हैं। ये सारे हमारे जो एमएलए हम लोग आए हैं वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं, अपने दुख और पीड़ा के वजह से हम लोग आए हैं। हमारी क्षेत्र की जनता का कहीं कोई काम नहीं कर रहे थे। एक साल से हमारा बिल्कुल विश्वास टूट चुका, हम पब्लिक में जाने लायक नहीं रहे। इस वजह से मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता आए हैं वो वापस चले जाएं, यही मेरा कहना है। मैं बिसाहू लाल सिंह, जिला अनूपपुर 87 से विधायक हूँ और लगातार एक साल से हम इन लोगों से निवेदन करते रहे कि आप वरिष्ठता के आधार पर हमें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराएं, परंतु माननीय दिग्विजय सिंह जी, जिसको हम 40 साल तक नेता माने, परंतु उन्होंने हमें हमेशा बेवकूफ़ बनाता रहा और इस कारण से हम नाराज होकर यहाँ पे आए हैं। और यहाँ तक नहीं, राहुल गांधी जी ने वे कहा कि तुम्हारा नाम था, पर ये भाई भतीजा पुत्र मोह के चलते मेरा और अदल सिंह कंसाना का नाम काटे। इसलिए हमने ये तय कर लिया, हम स्वेच्छा से आए हैं और कभी भी आज के बाद हम इनके साथ नहीं जाएंगे। अगर वो आके गेट में बैठे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो चले जाएं। अब बेवकूफ़ न बनाएं, बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं, इसलिए बड़ा इज्जत के साथ वहाँ चले जाएं। हम उनसे कोई बात करना नहीं चाहते हैं और हम पुनः निवेदन करते हैं कि वो अपने दल बल के साथ जो आए हैं वो वापस चले जाएं। हम अपने स्वेच्छा से हैं और रहेंगे, अब हम तो उनके साथ है ही नहीं। मैं सुरेश धाकर राठखेड़ा, पौरी विधायक, विधानसभा क्रमांक क्षेत्र 24, जिला शिवपुरी। मैं अपनी मर्जी से बेंगलोर में आया था और यहाँ से मैंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष महोदय को भेजा था और वो सुना है स्वीकृत नहीं हुआ और अब तक हो ही जाना चाहिए था। आज हम यहाँ हैं, अभी मेरे को सूचना मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर में आए हुए हैं। इन्हीं की बदौलत है कि मध्य प्रदेश में सरकार की नैया डूबी है। मैं इनसे कतई मिलना नहीं चाहता हूँ और मैं
मांग करना चाहता हूं कर्नाटक पुलिस से कि हमारी सुरक्षा बढ़ चढ़ के की जाए, जिससे किसी प्रकार की हमको हानि ना हो। मैं इमरती देवी डबरा विधानसभा से विधायक हूँ। ग्वालियर जिले से मैं कांग्रेस पार्टी में महिला बाल विकास मंत्री रही, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि बेंगलोर में दिग्विजय सिंह अपने साथियों को लेके आए हैं हमसे मिलने को, लेकिन हम मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भगे हैं। उनके वजह से हम यहाँ आए हैं कि उनने हमारी पूरी कांग्रेस बर्बाद कर दी, लेकिन अब हम ऐसी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह है। और मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करती हूँ कि हमारी सुरक्षा करें, और हम दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते, बिल्कुल नहीं। वहीं भले ही बागी विधायक दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते हों, लेकिन वो बेंगलुरु में जमे हुए हैं। आज सुबह से वो उस होटल के बाहर पहुंच गए जहां बागी विधायक मौजूद थे और उनसे लगातार कोशिश करने लग गए कि उनसे किसी तरीके से मुलाकात हो। इस बीच उनको वहां से हटाया भी गया, जिसका जिक्र उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी किया। बेंगलुरु पुलिस ने दिग्विजय और उनके समर्थक जो नेता थे उनको वहां से हटाया और दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से भी मिलने पहुंचे। दिग्विजय का कहना है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को बंधक बनाया और जब तक उनकी मुलाकात नहीं हो जाएगी वो वहां से नहीं जाएंगे। आपके विधायक भाजपा के लोग उनके साथ बैठ के आते हैं, भाजपा के लोग उनके फोन छीने हुए हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये प्रजातंत्र है इस देश का। क्या मैं अपने वोटर से भी नहीं मिल सकता? 26 मार्च को चुनाव है, क्या मैं अपने वोटर से भी मैं 58 मुझे वोट पे मैं चुनाव जीतूंगा। 58 में से 22 लोग इन्होंने यहाँ रोक रखे हैं। ये कैसा चुनाव है? क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के ये दादागिरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग गांधीवादी हैं। सर, आपको चुनाव में हराने के लिए क्या भाजपा इतना ट्राई कर रहा है? भाजपा पूरे तरीके से उनको बंदी बनाया हुआ है, उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। जब वो बयान देते तो पीछे से भाजपा के लोग उनको कहते हैं ये बोलिए ये बोलिए। ये पता नहीं कौन सा दबाव उनके ऊपर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, उनको कुछ पैसे का ऑफर किया वो लोगों ने? कुछ पैसे का ऑफर तो सबको कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के एमएलए के कई जो बाहर हैं उनको भी कर रहे हैं। 25 करोड़ ले लो, 30 करोड़ ले लो, आ जाओ। मैं तो 2 तारीख से इस बात को उजागर कर चुका हूँ कि भाजपा ने इतना पैसा कमा लिया है कि वो उन्हें खरीदना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी दिग्विजय सिंह से क्यों डर रही है। बाकी विधायक भले ही बार बार कह रहे हों कि वो किसी कांग्रेसी से नहीं मिलना चाहते, लेकिन कमलनाथ का कहना है कि वो बाकी विधायकों से मिलने के लिए बेंगलुरु जा सकते हैं। टेस्ट होता है विश्वास मत से या अविश्वास मत। जी, हमारी चलती हुई गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट नहीं है। जी, नई गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं अविश्वास मत लाइए। हमारी चलती हुई गवर्नमेंट जहां हमने पिछले 15 महीनों में कई दफे अपनी बहुमत साबित करी है। जी, अगर कोई सड़क पर खड़ा होकर कह दे कि आपकी बहुमत नहीं है, जी, तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने में क्यों घबराते हैं? जी, ये 16 विधायकों को यहाँ लाने में क्यों घबरा रहे हैं? जी, क्या ये बात सबको समझ नहीं आती? आपको लग रहा है उनकी वापसी होगी विधायकों की? अब ये अगर ये पुलिस की कैद से छूटेंगे सर, उन्होंने कहा अनशन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, अनशन करेंगे। अनशन कर रहे हैं, जो मुझे पता नहीं क्या दिग्विजय से कर रहे हैं। उनको तो गिरफ्तार कर लिया जहां तक मुझे जानकारी। आप जाएंगे क्या सर? आप भी बेंगलोर जाएंगे क्या? अब आवश्यकता पड़ेगी मैं जाऊंगा। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से ही जुड़े हुए हैं और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं मनोज का करना चाहूंगी। मनोज, ये क्या स्थिति चल रही है? अब देखिए दिग्विजय सिंह वहां पर हैं और जब कमलनाथ से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप भी जा सकते हैं, तो कह रहे मैं भी जा सकता हूं। वाकई यहाँ पे देखिए कमलनाथ भी तैयार है, लेकिन सामने आप देखिए ये बीजेपी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनकी अच्छी खासी चलती सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। फिलहाल राजभवन के सामने ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। और यहाँ मेरे पीछे आप देखिए ये जो
राजभवन है, राजभवन में 2 बसों में भरकर कांग्रेस के विधायक आए हैं और राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सबका एक ही मकसद है, राज्यपाल से ये कहना कि जिस तरह से उनके विधायकों को अगवा किया गया है, ये कांग्रेस का आरोप है कि विधायक अगवा किए गए हैं, वो लापता हैं, वो प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आप यहाँ पर कोशिश करें कि वो उनको चंगुल से छुड़ाया जा सके, ये चाह रही है। और यहाँ ये नारे लग रहे हैं। दूसरी तरफ ये पुलिस का यहाँ पर अच्छा खासा इंतजाम है और साथ ही साथ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। यहाँ पर राजभवन के सामने आकर सीधा सीधा इन सब कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी उनकी सरकार को चलने से रोक रही है, उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। हम किसी से बात करते हैं, ये क्या प्रदर्शन है? के विधायक महोदय आ रहे हैं, क्या प्रदर्शन है? हाँ? क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, हमारे विधायकों को जो बंधक बनाया है उन विधायकों को छुड़ाया जाए। संविधान को बंधक बनाया गया। देखिए यहाँ पर पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है और देखिए सामने बस आना शुरू हो गई है। मैं आपको बस दिखाऊं, ये कांग्रेस के जो विधायक हैं इनका पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। एक आप मिल के आए राज्यपाल से? मिल के आए। क्या बोला? सब कुछ ऑल इज वेल। नहीं, क्या राज्यपाल ने क्या कहा? कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल ने कहा कार्रवाई करेंगे, राज्यपाल ने कहा कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर और भी कांग्रेस के विधायक आ रहे हैं। क्या हुआ? आप मिल के आए क्या? जो मध्य प्रदेश का सियासी संकट है उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जी, आगे आगे आ रहा हूँ। ज्ञापन दिया है। देखिए पूरे कांग्रेस के विधायक बसों से आते हुए और ये तमाम लोग यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल है और यहाँ पर ये तमाम लोग कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत है राजभवन के अंदर। प्लीज सर, प्लीज आप पूरी व्यवस्था आपकी वजह से पूरी चरमरा रही व्यवस्था है। चलिए ये पूरा प्रतिनिधिमंडल है। आप लीजिए ना, वहाँ पे लीजिए। ले रहे हैं। देखिए मेरे इतने अच्छे मित्रों की इस तरह मत करिए आप, प्लीज इनको आगे आ दीजिए। तो यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, 2 बसों में भरकर यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि इन्होंने अपना सारा कुछ दिया था, इन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल ने अपना इधर सब जान दीजिए, उधर जा रहे हैं। आप देखिए सारे लोग, कांग्रेस के लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के चंगुल से बाहर निकाला। उन लोगों ने वीडियो हत्या नहीं होना चाहिए, वीडियो जारी किए, बोले मिलना नहीं चाहते भाई हमारे दबाव के कारण। आप जरा ये बताइए कि वहाँ पर रिजॉर्ट में बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? ये सुरेंद्र सिंह शेरा। बिल्कुल, तो ये विधायक बिल्कुल मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। तो सियासी उठापटक देखिए किस तरीके से दिग्विजय सिंह ही सुबह वहां पर पहुंच गए और सुबह पहुंचने के बाद उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो विधायकों से मिलेंगे, बाकी विधायकों से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई और उनको हिरासत में भी ले लिया गया था। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये जो स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश में, अब कानूनी प्रक्रिया या जो दावपेच समझ लें अगर हम कांग्रेस के, इन सब के मद्देनजर क्या होने की संभावना आगे भविष्य में ज्यादा नजर आ रही है? देखिए, 2 तस्वीरें हम पिछले 10 मिनटों में देखी हैं। पहला उन विधायकों का जो बेंगलोर के रिजॉर्ट में है और कांग्रेस अलग होकर इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने सीधे से कहा है कि कांग्रेस से ऊबकर तंग आकर जनता के बीच न जाने के कारण उन्होंने कांग्रेस का पद छोड़ा है, वो भी दिग्विजय सिंह के कारण। दूसरी तरफ कांग्रेस के MLA और नेता जिस तरह से धरना दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने बेंगलोर जाकर ड्रामा किया है। तो ये 2 चीज़ें सीधे समझा रही हैं कि कोर्ट में जब हियरिंग चल रही है उस प्रक्रिया को दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस का आरोप कि हमारे लोगों को बंधक बनाया गया है और बीजेपी इसको नकार रही है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, सीधा सा हिसाब है कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि बहुमत साबित कब करना है। और एक बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई,
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रीजनल डायरेक्टर ने कहा है कि कम्युनल ट्रांसमिशन होगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर आशंका जरूर जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्या बड़े पैमाने पर फैलेगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है भारत में, क्योंकि शुरुआत में 3 मामले सामने आए और 147 तक ये पहुंच गए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रीजनल डायरेक्टर ने पत्र भी लिखा है और पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि समूह में और भी ये संक्रमण फैलेगा कि नहीं अभी इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, और ये एक बेहद अहम खबर है। और ये बेहद अहम खबर, 201 भारतीयों को अब तक के कुल मिलाकर लाया गया है ईरान से। लगातार कोरोना वायरस की आशंका में इस तरह की अपील भी की जा रही थी कि जो यहां फंसे हुए हैं इन्हें भारत लाया जाए, और एक बड़ी कामयाबी लगातार भारत को मिल रही है। 591 लोगों को ईरान से अब तक भारत लाया जा चुका है। कोरोना वायरस के कई केस यहां पर निकल कर आए हैं। ऐसे में फंसे हुए भारतीयों की ओर से भी यह अपील की गई थी। 201 भारतीयों को ईरान से ला लिया गया है। तेहरान में फंसे थे ये भारतीय जिन्हें भारत लाया गया। एक बार फिर से लौटते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। मध्य प्रदेश में मचे सियासी संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस के वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट को बताया कि बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बना रखा है, जिसके जवाब में बीजेपी के वकील मणिनंदन सिंह ने कोर्ट को बताया कि किसी भी नेता को बंधक नहीं बनाया गया। कोर्ट ने में दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। कांग्रेस के वकील जो हैं वो बीजेपी पर कई आरोप भी इस बीच लगाते नजर आ रहे हैं। अमिताभ, जिस तरीके से ये स्थिति अब देखिए कोर्ट में, आपने कहा पूरी जो कहानी है या कहें कि जो तस्वीर है वो अब तब साफ हो पाएगी जब कोर्ट किसी तरीके का फैसला देगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति अगर उसको समझे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये एक ऐसा झटका शायद उसको आप एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या यही हुआ है मध्य प्रदेश में? आप भाप नहीं पाए या आपने भाप कर भी अनदेखा कर दिया कि सिंधिया एक तो चले गए और वो अपने साथ विधायक भी ले गए, और आप इस आस में बैठे हैं कि किस तरीके से उन विधायकों को वापस लाया जाए? देखिए, कांग्रेस को पूरा पता था कि सिंधिया आहत हैं, सिंधिया कभी भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन उनको मनाने की कोशिश न भोपाल में हुई न दिल्ली से हुई और सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब बात होती है उनके समर्थक विधायकों की। उन्होंने सीधे सीधे इस्तीफा भेज दिया है, जिनमें 6 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए, 16 को छोड़ दिया गया है। ये तो सियासी चालें कांग्रेस और उनकी सरकार वहाँ पर करेगी अपना बहुमत साबित करने के लिए। कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाओ, लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि इन 22 विधायकों से क्या मतलब है जिन्होंने सीधा इस्तीफा दे दिया है, और यही बहुमत उनके बहुमत को कम कर रहा है और कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। और जल्दी से जल्दी कमलनाथ सरकार अपना बहुमत साबित करे कोर्ट और सदन के पटल पे, और यही बात बीजेपी कह रही है और सुप्रीम कोर्ट में यही दलील याचिका दायर की गई है। तो पूरा का मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट में अमिताभ क्या चल रहा है, जरा सीधे रुक कर लेते हैं। एहतशाम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, सुनवाई शुरू हो चुकी, किस प्रकार की दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही हैं? देखिए, फिलहाल अभी ब्रेक हुआ है 1 घंटे का और दोबारा 2 बजे इसमें सुनवाई शुरू होगी। अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें दोनों पक्षों की तरफ से जो दलील दी गई है उसमें मुख्य बात यही है कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो इनके विधायक हैं उनसे जबरन बीजेपी ने इस्तीफा दिलवाया है, और ये एक तरह का रेजिग्नेशन नहीं, इस्तीफा नहीं, बल्कि एक डिफेक्शन का काम है कि आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इसमें एंटी डिफेक्शन का मामला बनता है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, वो देखेंगे कि जो इस्तीफा दिया गया है वो क्या फ्री विल से दिया गया है या फिर उस पर किसी तरह की उन लोगों पे मजबूरी थी। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। लेकिन वहीं मुकुल रोहतगी जो बीजेपी की तरफ से वकालत कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट को ये बताया है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन का है, इसमें कोई डिफेक्शन नहीं है, इसमें कोई मर्जर नहीं है, ना ही उन लोगों ने आके बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन का मामला है। उन विधायकों को लगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए उन्होंने वापस वोटर के पास जाकर दोबारा से अपने आप को चुनने का मन बनाया है और इस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है एहतशाम, मैं लौटूंगी आपके पास भी। मनोज का रुख कर लेते हैं, भोपाल में मौजूद है और वहां पे कुछ हलचल चल रही है। मनोज, क्या हलचल? कांग्रेस की तरफ से ये सब आखिरी कोशिशें हैं। कांग्रेस का यहाँ पर डेलीगेशन आया
और जो इन्होंने बाकायदा राज्यपाल को एक पत्र भी दिया है और इस पत्र में लिखा है कि हमारे 16 विधायकों के लिए बाकायदा बंधक बना के रखा गया है। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ आपसे पहले भी कई मरतबा निवेदन कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जब दिग्विजय सिंह वहाँ बेंगलुरु में हमारे उन विधायकों को रिहा कराने के लिए गए, उनसे मिलने के लिए गए, तब भी उनके साथ मतलब बदसलूकी हुई, उनसे बातचीत नहीं करने दिया गया। तो ये राज्यपाल से कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय, महामहिम, उनको छुड़ाने के लिए कुछ करिए। लेकिन हमको ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि राज्यपाल ने बीती रात में, देर रात 2:30-3 बजे रात को एक चिट्ठी लिखी थी स्पीकर को। जब स्पीकर ने यही बात राज्यपाल को लिखी थी कि हमारे जो कुछ विधायक हैं उनको लेकर मैं चिंतित हूँ, तो राज्यपाल ने कहा था कि जो चिंता का काम है, विधायक अगर जो भी आपको लगता है उनकी सुरक्षा को लेकर, तो वो काम राज्यपाल का नहीं है, ये काम है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का काम है। उसके लिए पुलिस होती है, उसके लिए बाकायदा गृह विभाग होता है, तो उसमें राज्यपाल क्या करे। तो ये जो बात अगर उस पर यकीन किया जाए, गौर किया जाए, तो राज्यपाल कह रहे हैं कि विधायकों की सुरक्षा का काम तो पुलिस का है, गृह विभाग का है, तो वो उसमें अपना काम करे। राज्यपाल का अहम सवाल बार बार जो होता है, क्या ये सरकार संविधान के मुताबिक इसे बाकायदा बहुमत प्राप्त है? क्या ये सरकार जो चुनी हुई सरकार है, इसके पास सदन में आधे से ज़्यादा विधायक हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और जिसके लिए अब कांग्रेस की तरफ से आखिरी कोशिशें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार आदेश आया उसके बाद कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अमिताभ, तो वही रास्ता यानी अब कोर्ट पर ही नजर देखिए रहेगी, तभी जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह का इस बीच बेंगलुरु पहुंचना और बीजेपी नेताओं का अब ये कहना कि माचिस को ही आपने भेज दिया है आग बुझाने के लिए, तो ऐसे में कैसे बुझेगी आग? बिल्कुल आग बुझाने की कोशिश ही नहीं है अमिता, सीधी सी बात है। ये सीधे सीधे ये दिखाने गए हैं कि उनको बीजेपी ने बंधक बनाया गया है और उन्हें उन विधायकों से मिलने नहीं दिया गया जिन्होंने कांग्रेस से सारे बंधन तोड़ लिए गए हैं। ये सीधा सा हिसाब है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जब ऐसी घटना हुई थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 18 घंटों में इतनी देर में आप अपना बहुमत साबित कीजिए सदन के पटल पर, और सरकार को जाना पड़ा था। कर्नाटक में येदियुरप्पा ने जब शपथ ले ली थी तब भी उन्हें गवर्नर ने 13 दिन का समय दिया था बहुमत साबित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसे 24 घंटे के भीतर कर दिया। लेकिन इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल फिलहाल के ही 2-3 फैसले ऐसे हैं जिसको लेकर ये कहा गया है और बीजेपी उन्हीं की दुहाई देते हुए आगे मध्य प्रदेश में जल्दी से जल्दी करने को कहेगी बहुमत। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है और भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। 2 पाकिस्तान के जवानों को मारा गया है, 2 चौकियां पाकिस्तान की पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से ये फायरिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और आखिरकार पाकिस्तान की जो 2 चौकियां पूरी तरह से तबाह हो गई, 2 जवान भी पाकिस्तान के मारे गए। पवन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, किस तरह से अब जवाब दिया जा रहा है भारतीय सुरक्षा बल के और कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को अब तक हो पाया इससे? देखिए, पिछले 15 दिन से लगातार पाकिस्तान LOC के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। खास करके पुंछ और राजौरी जिले में अलग अलग जगहों पर रोजाना फायरिंग हो रही थी और कल शाम को भी मनकोट सेक्टर और मेंढर सेक्टर में भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और जिसका भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान की सिंध रेजिमेंट की 2 पोस्टों को तबाह किया है और उनके 2 जवान मारे गए हैं और कई जवान उनके घायल हुए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन पुंछ और राजौरी में कर रहा है और जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। पुंछ और राजौरी सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, रिहायशी इलाकों में भी पवन निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से, लेकिन करारा जवाब भारतीय सुरक्षा बल की ओर से भी दिया गया है। किन किन इलाकों में खासतौर पर पाकिस्तान की ये फायरिंग और कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, क्या अब तक आधिकारिक कोई जानकारी आ पाई है? देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है वो पुंछ के कस्बा, किरनी और शाहपुर सेक्टर में जारी है और मेंढर में और मनकोट में बलनोई सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही थी और उसी इलाके के पार POK का जो निक्याल सेक्टर पड़ता है और गंदरोट सेक्टर पड़ता है, इन इलाके में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है और जो LOC के साथ का इलाका है वहां पर काफी नुकसान पाकिस्तान का भी हुआ है।
एलओसी के पास पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है जवाबी कार्रवाई में। लेकिन पवन, क्या एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से ये घुसपैठ की कोशिश थी और उसी के लिए ये लगातार फायरिंग की जा रही थी, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो भारतीय सुरक्षा बल। इसी बीच बड़ी खबर, सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी ठिकाना तबाह किया है। आतंकी ठिकाने से सुरक्षा बल को बम बनाने का सामान भी मिला है। रिफत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रिफत, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, यहाँ पे ये हाइड आउट बस्ट किया गया है, वहां से काफी चीजें बरामद की गई हैं। खास तौर से बताया जा रहा है कि एक आईईडी मटेरियल जो है वहाँ जमा था और उसको भी बस्ट किया गया है और वो रिकवर किया गया है। सामान और खाने पीने की भी काफी चीजें बरामद की गई हैं। अंडरग्राउंड था ये हाइड आउट और उसको खोदा गया वहाँ पे और वहाँ से ये चीजें बरामद की गई हैं। और अभी हालांकि वहाँ पे जो है पहले कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, वो ओवर हो गया और ये सारी चीजें जो है रिकवर की गई हैं। हो सकता है कि आईडी बनाने की कोई प्लानिंग वहाँ पे चल रही होती। नजर बनाए रखिए आप रिफत। उधर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस धीरे धीरे फैला, लेकिन अब आगे हालात बिगड़ सकते हैं। WHO के मुताबिक भारत अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक संक्रमण की स्टेज में पहुंचता है तो हालात के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हमारे साथ में WHO की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल है। मैम, जिस तरीके से अभी सिचुएशन चल रही है, अभी हम इंडिया में सेकंड फेज में हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर होता है उसकी कितनी आशंका है, मतलब क्या उस तरफ जा रहा है देश? इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि कल क्या होगा। और ये वायरस को आपने देखा है जैसे कि ये बढ़ता जा रहा है और इसका स्केल और इंटेंसिटी जैसे बढ़ रही है, ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कल कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगी कि नहीं। लेकिन प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वर्स्ट सिनारियो के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ये ना हो कि कल कुछ हो और प्रिपेयर्डनेस ना हो। अब जब ये शुरू हुआ, हमने देखा था 3 केसेस बहुत देर रहे इंडिया में, तो हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि केसेस इतने बढ़ जाएंगे। आज 147 केसेस हो गए हैं। कल क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी कदम हमें उठाने हैं या इंडिया को उठाना है, वो कम्युनिटी टू प्रिपेयर द कम्युनिटी, टू प्रिपेयर द हेल्थ सिस्टम, उनको करने चाहिए। जैसे कि इनफ हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए जहाँ पे लोग जा सकें और उनको वो रख सकें। इनफ इक्विपमेंट होना चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए जो उनको हम दे सकते हैं। जो हेल्थ वर्कर्स हैं वहाँ, उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। इन्फेक्शन कंट्रोल में उनको ये समझ आना चाहिए कि कैसे उनको डील करना है इन पेशेंट्स के साथ। तो ये सब चीज़ों की तैयारी करनी इंडिया के लिए आज बहुत ज़रूरी है। कोई पत्र भी आपने लिखा है, लेटर लिखा है? जी हाँ, वो मैं लिखती हूँ मिनिस्टर्स को अलर्ट करने के लिए और उनको प्रिपेयर करने के लिए। अभी जो लिखा है वो क्या है? वो लिखा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकती है जी। तो इसलिए उसके लिए प्रिपेयर्डनेस करनी बहुत ज़रूरी है। आपने सावधान किया है? जी, वो हम लोग का काम है WHO में। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, फिलीपींस के मनीला में 400 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में इनके परिजनों ने इन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल फिलीपींस से भारत आने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही वापस लाने की तैयारी भी सरकार की ओर से की जाएगी। गुजरात सरकार की ओर से भी आश्वासन इन छात्रों के तमाम परिजनों को दिया गया है। लगातार इन छात्रों के परिजन सरकार से गुहार भी कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के और ज्यादा फैलने की आशंका के मद्देनजर जो भारत के ये तमाम छात्र हैं, 400 की तादाद जिनकी तकरीबन बताई जा रही है मनीला में जो मौजूद हैं, इन्हें भारत सकुशल लाया जाए। और इसके लिए वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया है सरकार की ओर से। खुद उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही इस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार से बातचीत कर इस बारे में उचित कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल फिलीपींस से भारत आने पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में जबकि कोरोना वायरस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, अब ये एक अहम मसला जिस पर सरकार को अब कदम उठाने। और इन सब के बीच कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर भी जांच की जा रही है। तापमान की जांच के बाद सभी कर्मचारी और जो अधिकारी हैं उनको सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद ही मंत्रालय के अंदर जाने दिया जा रहा है।
विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी एक तरफ विदेशों से भारतीयों को लाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगातार एडवाइजरी भी जारी हो रही है। लेकिन विदेश मंत्रालय के कार्यालय के बाहर दिल्ली में साउथ ब्लॉक इलाके में है और साउथ ब्लॉक में ये विदेश मंत्रालय का कार्यालय, जो लोग भी आता है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, जितने भी कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा सैनिटाइज़र दिया जाता है ताकि वो अपने हाथ में लेकर अपने आप को कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक एहतियातन कदम उठाए। कल से ही विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर और बाकी जो सरकारी कार्यालय हैं वहां सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया था कि इस तरह की पहल की जाए। संसद में भी इस तरह की पहल की गई है और विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर भी आप देख सकते हैं तमाम जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो इस मुहिम में लगे हुए हैं ताकि कोई भी अंदर जाए वो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद ही अंदर जाए, सैनिटाइज़र हाथ में लेकर अपने आप को सुरक्षित करने के बाद ही अंदर प्रवेश करे। पर मुंबई में भी कोरोना वायरस का डर इस कदर है कि वहां के सबसे व्यस्त इलाके वीटी चौराहे पर इन दिनों ट्रैफिक काफी कम देखा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां सैकड़ों लोग जमा होते थे वहां कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और प्राइवेट दफ्तर है उसमें साफ तौर पे कहा है कि 50% को छुट्टी दे दी गई है और बाकी जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो इसका साफ असर अब मुंबई की सड़कों पर देखा जा सकता है। इस समय हम मुंबई के सबसे जो बिजिएस्ट चौराहा है वीटी वहाँ पे खड़े हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो चहल पहल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अमूमन इन सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और जो लोग हैं रेंगते हैं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो रेंगती हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो साफ तौर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ जैसा माहौल दिख रहा है। अगर मैं आपको सामने वाली रोड दिखा रहा हूँ, ये रोड देखिए, ये अमूमन इस रोड पर काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन ये जो सामने वाली जो रोड है, जो जितने भी सरकारी दफ्तर है, मंत्रालय, वो ये सड़क है पूरी तरफ से खाली पड़। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट की 14 बेंच में से कल से सिर्फ 4 बेंच ही एक्टिव रहेंगी। आज भी दिन भर सिर्फ 6 बेंच में ही सुनवाई हो पा रही है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ने की आशंका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में ये एक बेहद अहम और बड़ा फैसला किया गया है। एहतिशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, क्या बताया गया है कि अब कितनी बेंच आज काम कर रही है, कल से किस तरह की स्थिति होगी? देखिए, पहले से ही एहतियात के तौर पर जो स्ट्रेंथ है वो कम कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का और सिर्फ 6 बेंच काम कर रही थी, जो आज भी 6 बेंच यहाँ पे फंक्शन हो रही है। लेकिन आज ही अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला लिया गया है कि कल से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 बेंच ही काम करेगी। और आज सुनवाई के दौरान भी अलग अलग मामलों में कई बार मुख्य न्यायाधीश ने खास तौर पर लोगों से ये रिक्वेस्ट किया और खास तौर पर वकीलों से कि जितना कम संख्या में यहाँ आए उतना बेहतर होगा। एक याचिका में 1 या 2 वकील ही हाजिर हों। सीनियर एडवोकेट से ये कहा गया है कि वो अपने साथ सिर्फ एक ही जूनियर को लेकर आए। तो बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि कम से कम लोग जमा हो और ये एहतियातन अब 4 बेंच ही सुप्रीम कोर्ट में कल से फंक्शन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतियातन बड़ा फैसला किया, 14 में से 4 बेंच ही कल काम करेगी। आज भी दिन भर सिर्फ 6 बेंच में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और ये एक बेहद खास मसला भी ऐसे में, जबकि पिछले महीने ये सुप्रीम कोर्ट में इन्फेक्शन की बात सामने आई थी, लगातार टीकाकरण लोगों का हुआ था, लेकिन अब कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनजर ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 16 में से सिर्फ 4 बेंच कल से काम करेगी।